सियासी बादल कल थोड़े छठे नून लीग के ऊपर से और बड़े हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर जब मियां साहब आए, उनको एक अच्छी खबर मिली, बहुत बड़ी अच्छी खबर उनको मिली और इससे लगता है कि इक़्तिदार की जानिब राहें हमवार हो रही हैं। तो क्या हम कहें कि वो तमाम जो दावे थे, इनफैक्ट दावे नहीं, जो तमाम खदशात थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, मुनीर न्याजी ने कहा था, वो अब छट चुके, दूर हो चुके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। अभी आप क्रिकेट की बात कर रहे थे तो फॉर्मूला सन ने वन पेज की आपने बात की और उन्होंने आपका नाम इमरान नाम लिया, तो वन पेज और वो वाला वन पेज तो फट गया और वो वन पेज अब जो नया वन पेज है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और कल की जो डेवलपमेंट्स हैं, दोनों डेवलपमेंट्स, बल्कि 3 डेवलपमेंट्स को मैं रेफर करना चाह रहा हूँ। कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद साहब का 1 साल मुकम्मल हुआ और उसमें अभी आपने देखा यूएई के साथ या फिर कुवैत के साथ जितने बड़े एग्रीमेंट्स हुए तो वो आपके सामने है, वो उनके साथ फिर उधर ही मौजूद थे। दूसरी बात यह है कि कल पीटीआई की चेयरमैनी के हवाले से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया और उसमें फिर बहुत सारे सवालात हैं कि गौहर खान क्यों मुंतखब हुए या गौहर खान का इंतखाब क्यों हो रहा है या गौहर खान की नामजदगी क्यों हो रही है। अब बैरिस्टर अगर वकील ही रखने हैं तो फिर हामिद खान भी मौजूद हैं, फिर खुद सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब भी मौजूद हैं। अगर वकला ही रखने हैं तो सेनेटर जफर अली खुद बयान कर रहे हैं खड़े होके किसका नाम बैरिस्टर गौहर अली खान का नाम है। तो क्या ये किसी को एक्सेप्टेबल होगा? यहाँ तक तो हम कहें कि हाँ, कि चूंकि चेयरमैन इस वक्त भी तो खैर इमरान खान ही चेयरमैन है, चूंकि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने खुद कहा है तो लिहाजा उनका कहा उनके वर्कर्स के लिए कबूल है। लेकिन क्या वो उस तरह का इंजेक्ट कर सकेंगे एंथुसियाज्म पार्टी के अंदर जैसा खुद इमरान खान करते हैं? वो नहीं है। क्या फिर पार्टी रैंक को एक्सेप्ट करेंगे? यानी जिनकी मैं बात कर रहा हूं, पुराते साहब खान साहब अपने जलसों में कहा करते थे ना, मियां साहब जान दो। ये आपकी इस बात में मुझे ये बात याद आ गई कि जान दो कि क्या वो एनर्जी इंजेक्ट कर सकेंगे गौहर साहब या नहीं। जाइए कि प्लस परवेज इलाही सदर हैं पार्टी के, वो भी जेल में, कुर्बानी तो वो भी दे रहे हैं। साथ शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन है, क्योंकि इन पूरे सालों में वाइस चेयरमैन का मतलब ये होता है कि अगर चेयरमैन नहीं है तो फिर वाइस चेयरमैन पार्टी चलाएंगे। तो वाइस चेयरमैन भी अभी तक वो कन्विक्ट नहीं है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को अभी सजा नहीं मिली, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई को सजा मिली है, इसलिए वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर सेक्शन 5 के तहत वो पार्टी का ओहदा नहीं रख सकते। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोसेस शुरू किया था, जिसको अभी आप -1 की बात भी कर रहे थे, तो क्या ये वाकई -1 होने जा रहा है? एक्टिव पॉलिटिकल विजिबिलिटी है उसमें तो हो रहा है। हाँ, जो इमरान खान कहेंगे, पीटीआई तो इमरान खान का नाम है, इमरान के बगैर पीटीआई का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। और यही सारे लोग जो इस वक्त पीटीआई में हैं, क्या ये किसी और की क़यादत में, शफकत महमूद साहब की क़यादत में, कुर्बानी तो अली मोहम्मद खान ने भी बहुत दी है, कुर्बानी तो शहजाद अफरीदी ने भी बहुत दी है, तो क्या सारे लोग इकट्ठे बैठ सकते हैं माइनस इमरान खान? वो पॉसिबल नहीं है। तो ये पीटीआई की हद तक। तीसरा अहम डेवलपमेंट जो गुज़श्ता दिन की थी वो मियां नवाज शरीफ के हवाले से। देखिए, मेरा एक कंसीडर्ड व्यू रहा है कि नैब और नैब के केसेस ये पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए होते हैं। मियां साहब 3 रेफरेंस बनाए गए थे, सजा हुई थी। एक में जो है वो आपको मालूम है पहले बेल हुई फ्लैगशिप वाले केस में, फिर दूसरे दो केसेस रह गए थे, जिसमें ये वाला केस इवन फील्ड वाला और प्लस अल अजीजिया स्ट्रीट फेल्स वाला। अल अजीजिया के हवाले से मियां साहब कह रहे थे कल के अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, इंशाल्लाह उसमें भी सुरखरू हो जाऊंगा। और मदर ऑफ ऑल केसेस तो इमरान हसन, मदर ऑफ ऑल केसेस सिर्फ एवन फील्ड है। वो इधर से पैसे ले गए, करप्शन का पैसा किया, फिर वहां से प्रॉपर्टीज खरीदी, फिर प्रॉपर्टीज हैं हमारी नहीं है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉपर्टी है। ये सारा अलहदोबिया वाला केस देख लें, सारा 90s का केस ये चल रहा है। सभी मियां साहब की कि उनको कल 2 रिलीफ मिले,
मिला, 2 रिलीफ मिले। नंबर 1 के फ्लैगशिप रेफरेंस में जो आपकी जमानत हुई थी उसके खिलाफ नैब हाई कोर्ट में गया था। एक तो वो उन्होंने नैब ने अपनी वो उस जमानत के खिलाफ अपील, बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली, और दूसरी एवन फील्ड में मिल गया मियां। ठीक है, एवन फील्ड, अच्छा रिलीफ मिल रहे हैं। अब ऑब्वियसली स्क्रिप्ट पर आचा साहब वही है, बस कहानी के किरदार बदल रहे हैं और वो ट्विस्ट जो आता है हर थोड़े अरसे के बाद वो किसी एक सियासी जमात के किसी एक लीडर के ऊपर होता है। तो अभी ये जो रिलीफ दिया जा रहा है, पहले इन्हीं ये लाडला और लाडला प्लस की बाज़गश जो हमें सुनाई देती थी, अब वही नून लीग के ऊपर घूम फिर के आ रही है। अब तो क्या ये रिलीफ देना, और ये जिस इमरान ने भी स्टेटमेंट भी मियां साहब की कोट की थी कि उस पर कल उन्होंने कहा कि पहले भी अल्लाह ने कराया था, अब भी अल्लाह करा रहा है, लेकिन उसके बाद जो ये मुस्कुराहट थी और जो पॉज था, आपको लगता है कि मियां साहब को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा है कि इस बारे में सवालात भी बहुत सारे उठेंगे आने वाले दिनों में? देखें, जो आपने अरमला स्क्रिप्ट की बात की, इस दफा जो 2017-18 में जिनको लाया गया, जो उस वक्त के लाडले थे, वो मुल्क को ले डूबे थे। आप ये जिन ममालिक में अभी हमारे वजीर आजम, निगरान वजीर आजम साहब फिर रहे हैं, या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद उनके साथ हैं, इन ममालिक से भी ताल्लुक खराब हो गया था। सऊदी अरब से खराब हो गया था, चीन से खराब था, तुर्की से खराब था, अमेरिका तो छोड़ दें कि वहां से कॉल नहीं आ रही थी और हम बहुत डेस्परेट थे। फिर पाकिस्तान के अंदर, यानी जैसे मैं बैरिस्टर गौहर खान के बारे में सवाल उठा रहा हूँ, बुज़दार आपके शहर में 3 साल बैठा रहा। आज खुद पीटीआई का कोई बंदा बुज़दार की तारीफ करता है कि बहुत अच्छा पंजाब, 12 करोड़ लोगों का मुल्क, 12 करोड़ आपने बिठा दिया एक आदमी को जिसके बारे में वो लाने वाले रोजाना कहते थे कि यार इसको हटाएं, ये नहीं चला सकता, लेकिन ने कहा कि नहीं, ये तो मेरा वसीम अकरम प्लस है। आज वसीम अकरम प्लस पीटीआई के बारे में ये कह रहे हों कि जी वो ही आ रहे हैं, जी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। आपको याद होगा हम जब साफ्ती हल्कों में भी बैठते थे तो ये इतना कोई क्लियर हमारा नहीं होता था कि उन्हीं की हुकूमत या तहरीक इंसाफ की आ रही है, लगता जरूर था। नून लीग का तो बिल्कुल ये तासुर लग रहा है कि बस हुकूमत आ रही है, ओहदेदार सिलेक्ट करने हैं कि किस सीट पे कौन सा शख्स बैठेगा, और ये तासुर कहीं जाहिर बात है फिर इलेक्शन लड़ने वालों के अंदर भी जा रहा है, ये वोटर को भी इंपैक्ट कर रहा है। डोंट यू थिंक ओवरऑल ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इंपैक्ट कर रहा है? ये जब तक फैसला हो ना जाए, चाहे नून लीग के हक में ही हो 8 फरवरी को, उस वक्त तक ये तासुर नहीं बनना चाहिए कि यही आ रहे हैं जी, इन्होंने ही आना है, और इससे जो नुमाइंदगान है उनकी शिरकत पे भी फिर फर्क पड़ेगा और मशकूक हो जाएगी। अब असल में आपका सवाल बहुत अहम है, इसके 2 तरह से जवाब दिए जा सकते हैं। नंबर 1 जवाब तो ये भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में कह सकते हैं कि मई जून में भारत में इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, और मोदी जी फिर आ रहे हैं भारत में, तो मैं इसको क्या नाम दूं? या फिर अभी अमेरिका में जब इलेक्शन हो रहा था तो जो सदर वाला इलेक्शन था, तो उस वक्त भी पहले से ही मालूम था कि ट्रंप नहीं आ सकता, बाइडन आएगा। पाकिस्तान में इसकी एप्लीकेशन यूं मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान में कहते हैं ना कि सदरली विंड आने वाली हैं, या अभी मौसम का हाल आप बताएंगे या आपके बुलेटिन में कहेंगे जी विंटर विंड जो है वो पाकिस्तान में कोयटा के रास्ते दाखिल हो गई हैं। पाकिस्तान में मखसूस हवाएं चलती हैं और वो हवाओं का रुख हमें बताता है कि कौन किधर जा रहा है। बस 2013-18 की बात नहीं, 1987 में मैं स्टूडेंट था, उस वक्त पक्का यकीन था कि पीपल्स पार्टी आ रही है। 1990 में पीपल्स पार्टी बड़ी इसी तरह की वेव थी पीपल्स पार्टी की, लेकिन हवाएं बता रही थी कि पीपल्स पार्टी नहीं आ रही। 1990 में पीपल्स पार्टी ना आई, सुप्रीम कोर्ट में केस असगर खान वाला, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा लायबिलिटी भी फिक्स कर दी कि कौन कौन जिम्मेदार है उस धांधली का। फिर 97 में इसी तरह था कि बेनजीर भुट्टो शहीद नहीं आ रही और मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं। फिर 2002 की हवाओं ने बताया कि ना बेनजीर आ रही है, ना मुस्लिम लीग आ रही है, बल्कि किंग्स पार्टी आ रही है। फिर 2013 और 18 तो आप खुद जानते हैं। तो ये हवाओं का रुख है पाकिस्तान में। सिर्फ मसला ये है कि हवाओं का रुख भारत में या अमेरिका में मुतय्यन करने वाले अवाम है और यहाँ पे कुछ और फोर्सेज हैं, आपका इशारा इस तरफ है। पाकिस्तान एक स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी है, अमेरिका एक फुल डेमोक्रेसी है। फर्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर मसलन
जो आज बड़ा डेमोक्रेसी का, रूल ऑफ लॉ का, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं सारा दिन, 2018 में एग्जैक्टली वो और बातें कर रहे थे। जी जी ऐसी है। 2018 में उनके मुंह से कभी आपने सुना था कि मियां साहब के साथ ज्यादती हो रही ठीक है। अच्छा चलिए, अब गॉट योर पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब ये भी बता दीजिए कि ये जो चेयरमैन लेस तहरीक इंसाफ है, चूंकि आपने कहा कि साहब का चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर ये तहरीक इंसाफ है नहीं, और बिल्कुल ऐसा ही है, उनके इर्द गिर्द घूमती है ये जो जमात, चाहे जो भी हो, और उनके बारे में ही ये तासुर है कि जी किसी को भी टिकट देंगे, वो खुद भी कहते हैं, तो वो जीत जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं है और पार्टी ने यह भी ऐलान किया है कि हम इंतखाबात के प्रोसेस में भी जाएंगे, ओबियसली वो बायकॉट भी नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर चुके हैं पहले, अब नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या इसका इंतखाबी नताइज के ऊपर भी तहरीक इंसाफ के असर देखते हैं? अगर उनके चेयरमैन नहीं है, गौहर साहब जैसा या कोई और शख्सियत उनकी चेयरमैन है, इसका असर होगा उनके रिजल्ट्स के ऊपर भी? देखिए, जो मैं समझाऊं, 1985 के इलेक्शन का बाइकाट सियासी जमातों ने किया था, तो सब जमातों ने सबक हासिल किया कि जो भी रूल्स ऑफ गेम हो, हमने बाइकॉट नहीं करना, पिच पर मैदान छोड़कर विकेटें उठाकर हमने बाहर नहीं जाना। और खुद इमरान खान ने जब इस्तीफा दिया, पंजाब और केपी में अपनी हुकूमतें तोड़ी और फिर कहा, सनाउल्लाह ने मशवरा दिया था कि आप तोड़े, हम अपना फौरन इलेक्शन करवा देंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं पीटीआई के दिमाग में है कि हम तो खुला छोड़ के विकेटें उठाकर, किट उठाकर, अपनी ग्लव्स उतार कर वापस आ गए, तो उन्होंने तो सारी विकेटें हमारी रखनी अपनी। तो इसलिए नंबर 1 के बंदे का निशान बचाना है, पार्टी का सिंबल है। अपनी सर्वाइवल के लिए अब वो ये अरेंजमेंट हो रहे हैं कि हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सर्वाइवल बरकरार रहे, बजाय इसके कि हमारे पास 25-30 सीटें भी ना हो और कौमी का फ्लोर हम बिल्कुल ही खाली किसी को देते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी बैरिस्टर गौहर खान के हवाले से पहले एक बात चली थी कि इस दफा तमाम मैक्सिमम नंबर जो पीटीआई के उम्मीदवार होंगे वो वकला होंगे, पूरे मुल्क में वकला को वो टिकट दे देंगे, ताकि वकला फिर जो प्रेशर आए कहीं ना कहीं से, सो कॉल्ड या टैक्टिक्स होते हैं कि उनको वकला रेजिस्ट कर जाएं। तो कम से कम उसी लाइन में नंबर 1 कि आपने इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया कि हाँ, इलेक्शन कमीशन ने चुके नहीं छोड़ा रहे, हम अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन का रिजल्ट बता देंगे इलेक्शन कमीशन को। दूसरी बात कि चूंकि वो कन्विक्ट है, तोशा खाना में 3 साल की कन्विक्शन हुई थी, तो हम इंसिस्ट नहीं करते कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान। अच्छा शौकत साहब, इन द एंड 30-40 सेकंड्स है मेरे पास। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी, जो पीपल्स पार्टी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट हमें नजर आ रहा है, जिसको कवर अप करने की भी कोशिश की जा रही है, और लेवल प्लेइंग फील्ड का बार बार जो बिलावल बात कर रहे थे, जरदारी साहब बात कर रहे थे, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बुजुर्गों के हवाले से स्टेटमेंट दी थी, क्या ये आपको लगता है कि जो इख्तलाफात हैं ये अंदरूनी है या अब खुलकर सामने आना शुरू हो गए? क्या इख्तलाफ है? क्या इख्तलाफ है? जो स्टेटमेंट्स इंटरव्यू जरदारी साहब ने दिया था, उसमें उन्होंने बेचारे बिलावल भुट्टो जरदारी को दुबई जाने पे मजबूर कर दिया था। नहीं, एक तो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का दुबई जाने का तो पहले से ही प्रोग्राम था। बाकी जो स्टेटमेंट थी, जिस पार्ट को बनाया गया कंट्रोवर्सी के, उन्होंने कहा कि अभी बिलावल जो है वो सीख रहे हैं, ट्रेंड नहीं हुए पूरी तरह। तो जरदारी साहब खुद भी अपने बारे में कहते हैं कि मैं अभी पूरी तरह नहीं सीख पाया पॉलिटिक्स को। देखें, जरदारी साहब ने 10 दिन हो गए, इतनी बड़ी तो फिर कामयाबी है ना जरदारी साहब की कि आज भी हम उनकी बात कर रहे हैं, उनके उस बयान की बात करें। देखें, आज क्वेटा में जलसा है, बिलावल साहब यानी वो देयर इज अ लिटिल डिस्टेंस नाउ बिटवीन कप एंड द लिप। आज ही वो बता देंगे कि मेरे कोई इख्तलाफ है, मैं दुबई क्यों गया था, मैं बाबों के खिलाफ हूँ नहीं हूँ, या जरदारी साहब मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। बाप बेटा जब स्टेज पे खड़े होंगे और एक ही बात कर रहे होंगे, इलेक्शन है, इलेक्शन में हर तरह के कॉर्नर में आपने शॉट लगानी है। कभी आप 25D की तरफ लेके बॉल जाते हैं, कभी आप 25 के अंदर ही ड्रिबलिंग करके खेलते रहते हैं। ये इलेक्शन दोस्ताना मैच है, आप ये कह रहे हैं दोस्ताना मैच है। ठीक है, ठीक है। शेड्यूल का ऐलान हुआ, शेड्यूल का टेम्परेचर ऊपर जाएगा अभी। ओके चलें, ये बात वैसे आप मुसलसल कहते आ रहे हैं, आप भी हमारे साथ हैं, हम भी साथ हैं, इस टेम्परेचर को हम मिलकर फील करेंगे इस हीट के ऊपर। अच्छा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया।